हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, हम लोग BA प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर की वीडियोस अभी कवर कर रहे हैं। अगर आप भी BA प्रोग्राम कर रहे हैं और आप भी सेकंड सेमेस्टर में, तो ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपके पास भी हिस्ट्री है। और ये जो आपकी हिस्ट्री है, इसका नाम है भारत का इतिहास 300 CE से 1200 CE। देखिए, ये जो वीडियोज़ हैं, इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट नोट से पढ़ा रही हूँ। तो अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी है, आपकी फर्स्ट वीडियो है, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। आप सारी वीडियोस को ज़रूर देखना, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 कवर करवा दी है। आज हमारी यूनिट नंबर 5 की स्टार्टिंग होने वाली है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप उन्हें जल्दी से चेकआउट कर लीजिए। लिंक आपको पूरी ही प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो भी आप जल्दी से कर लीजिए। चलिए हम लोग फिर यूनिट नंबर 5 की स्टार्टिंग करते हैं। आज हमारी यूनिट नंबर 5 स्टार्ट होगी। ओके, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, हमारी यूनिट नंबर 5 है, जिसका नाम है उत्तर भारत में राजपूत राज्यों का उद्भव, सामाजिक आर्थिक आधार। यानी हम उत्तर भारत में जो राजपूत राज्य हैं, उनका उद्भव कैसे हुआ ये देखेंगे, सामाजिक आर्थिक जो आधार है उसके आधार पर। इस चीज़ को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहले हम देखेंगे साक्ष्य कि किस आधार पर हम इस बारे में बात कर रहे हैं। तो जो साक्ष्य हैं, जो सबूत हमें मिले हैं, तो पहले हम देखेंगे ऐतिहासिक अध्ययन के लिए साक्ष्य। जो हमारे ऐतिहासिक अध्ययन के लिए साक्ष्य मिले हैं, उसमें आप लिखेंगे राजपूतों के इतिहास को समझने के लिए साहित्य और अभिलेख शिलालेखों से संबंधित साक्ष्य मुख्य स्रोत हैं। यानी अगर हम साक्ष्यों की बात करें ऐतिहासिक की, तो इसमें साहित्य है और जो अभिलेख हैं, जो कि हमारी शिलालेख से संबंधित हैं, वो प्रमुख स्रोत हो जाते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे इस विषयों पर विशाल साहित्य उपलब्ध है, इससे इस काल के ऐतिहासिक तथ्यों को समझने में सहायता मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे। आगे आप इसमें लिखेंगे महत्वपूर्ण सिक्के जैसे आदि बराह सिक्के राजपूतों को उत्तर भारत के अन्य शासक परिवारों से जोड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारा अभिलेखीय साक्ष्य, शिलालेख और अभिलेख। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे अनेक शिलालेख और अभिलेख राजपूतों की वंशावली, वंश संबंधित जानकारी और कालानुक्रमिक घटनाओं, किसी घटना के समय अनुसार क्रम का विवरण प्रस्तुत करती है। कुछ प्रमुख अभिलेख इस प्रकार हैं। अब कौन कौन से अभिलेख हैं? पहला आप लिखेंगे प्रतिहारों से संबंधित शिलालेख। जो प्रतिहार राजवंश था या प्रतिहार हैं, उनसे संबंधित कौन कौन से शिलालेख हैं? तो पहला आप लिखेंगे ग्वालियर अभिलेख, जो कि भोज के शासनकाल का है। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे इसमें कन्नौज के प्रतिहारों को रामायण के लक्ष्मण के वंश के रूप में बताया गया है। ठीक है, जो दूसरा है वो है हमारा कक्का का घटियाला अभिलेख, जो कि हमारा 837 ईस्वी में मिला है। यह शिलालेख गुर्जर प्रतिहार वंश की वंशावली का विस्तृत वर्णन देता है। यानी ये जो शिलालेख है, ये गुर्जर जो प्रतिहार वंश है उसके बारे में बताता है। नेक्स्ट है हमारा जोधपुर शिलालेख, जो कि 861 ईस्वी में बना था। इसमें ये प्रतिहारों की ब्राह्मण क्षत्रिय उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। इस तरह से जो प्रतिहार हैं, वो ब्राह्मण और क्षत्रियों से उत्पन्न हुए हैं। इसमें आप लिखेंगे नेक्स्ट, इसमें कई बाजारों और घाटों का जिक्र मिलता है, जिससे ग्रामीण समाज के शहरीकरण की प्रक्रिया समझ में आती है। यानी इसमें हम बाजारों और जो घाट है उनका भी जिक्र इसमें देख सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ग्रामीण समाज किस तरह से शहरीकरण में बदला था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे माउंट बाबू का गुहल शिलालेख, जो कि हमारा 1285 ईस्वी में मिला है। इसमें हरिश्चंद्र को प्रतिहारों का पूर्वज बताया गया है। यानी जो हरिश्चंद्र हैं, उन्हें प्रतिहारों का जो पूर्वज है वो बताया गया है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे चहमान वंश से संबंधित शिलालेख। अब हम चहमान जो वंश है उससे संबंधित शिलालेखों की बात करें, तो पहला आप लिखेंगे हर्ष का शिलालेख, जो कि चहमान से संबंधित है। इसमें चहमान वंश या ये कहें चहमानों को गुवाव के साथ जोड़ा गया है और यह बताया गया है कि वह सूर्यवंश या सौर वंश से संबंधित है। यानी इसके अंतर्गत जो चहवान वंश है, उसे सूर्य वंश के साथ जोड़ा गया है।
नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे बिजोलिया शिलालेख, जिसमें बताया गया है इसमें चौहान वंश के विकास का विवरण दिया गया है और यह बताया गया है कि वह अपने सामंत अधीनस्थ शासन थे, लेकिन बाद में राजा बने। यानी इसमें बताया गया है कि पहले वो सामंत थे, फिर अधीनस्थ शासन बने, फिर उसके बाद में राजा बन गए, कि किस तरह से ये सारी प्रक्रिया बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे परमार वंश से संबंधित शिलालेख। जो परमार वंश था उससे संबंधित कौन कौन से शिलालेख हैं, तो इसमें पहला आप लिखेंगे उदयपुर प्रशस्ति। ये जो है इसमें पता चला है इसमें परमारों की विशिष्ट गोत्र से जुड़ा गया है। यानी इसमें प्रशस्ति है, इसमें परमारों का जो विशिष्ट गोत्र है उसके बारे में बताया गया है, उसे जोड़ा गया है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे साहित्यिक साक्ष्य। अभी हमने देखे जो हमारे पुरातात्विक या ऐतिहासिक साक्ष्य थे, अब हम देखेंगे साहित्यिक जो साक्ष्य हैं। इसमें आप लिखेंगे साहित्यिक स्रोतों में वत्स्य, वचन, रासो, खयात और वंशावली ग्रंथ शामिल हैं, जो राजपूतों के इतिहास को निर्मित करने में सहायता देते हैं। यानी अगर हम साहित्य की बात करें तो वत्स्य हो गया, वचन हो गया, रासो हो गया, खासत हो गया और वंशावली जो ग्रंथ हैं वो सभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अगर हम खासत साहित्य की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे खासत का अर्थ है अतीत का लेखन, यानी जो अतीत में लिखा गया हो वही हमारा खासत कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे राजस्थान में 9वीं-10वीं शताब्दी के आसपास खासत लेखन लोकप्रिय थे। यानी 9वीं-10वीं शताब्दी के आसपास राजस्थान में जो खासत लेखन होते हैं ये बहुत ज़्यादा लिखे जाते थे। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे प्रारंभ में ये केवल राजाओं के विषयों में लिखे जाते थे, लेकिन बाद में इसमें वंशावली, राजाओं के वंश से संबंधित कालानुक्रमिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया। यानी सिर्फ पहले जो था वो सिर्फ राजाओं के बारे में बताया जाता था, लेकिन फिर उसके बाद में इसके अंतर्गत जो राजा का पूरा वंश होता है, वंशावली के बारे में भी बताया जाने लगा। ठीक है, अब हम देखेंगे लोकप्रिय खयात ग्रंथ। कौन कौन से ऐसे लोकप्रिय खयात ग्रंथ हैं, तो पहला आप लिखेंगे नैनसरी खयात, दूसरा आप लिखेंगे बाकी दासरी खयात, तीसरा आप लिखेंगे शामलदारी खयात। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे यह ग्रंथ आमतौर पर राजाओं के संरक्षण में लिखे जाते थे, इसीलिए इन्हें आधिकारिक विवरण माना जाता है, क्योंकि ये राजा के संरक्षण में लिखे जाते थे, राजा द्वारा लिखवाए जाते थे, इसीलिए इन्हें आधिकारिक विवरण में रखा जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे चारण साहित्य। चारण साहित्य में आप लिखेंगे चारण साहित्य राजाओं के प्रशंसा में लिखे गए काव्यात्मक ग्रंथ होते थे, यानी जिसमें राजाओं की प्रशंसा, राजाओं की जो वाहवाही होती थी वो लिखी जाती थी इन ग्रंथों में, जिसमें राजाओं की बहुत भरपूर तारीफ होती थी, चाहे वो उस लायक हो ना हो पर फिर भी उसमें तारीफ होती थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे चरण साहित्य लेखन वाले बार्ड, गायक या चारण कहलाते थे, यानी इनको जो लिखते थे उन्हें बार्ड या फिर चारण कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे इस साहित्य में राजाओं की वीरता, युद्धों और शौर्य के अतिशक्तिपूर्ण बढ़ा चढ़ाकर कहे जाते थे। जैसे अभी मैंने बताया इसमें बातें जो थी ना वो बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती थी, चाहे राजा उस काबिल हो या ना हो पर फिर भी उसे शूरवीर माना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे यह साहित्य शासकों की स्थिति को वैध ठहराने के लिए लिखे जाते थे, ताकि शासन को सही ठहराया जा सके, राजा को सही ठहराया जा सके। चारण साहित्य में सावधानी पूर्वक ध्यान की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें राजाओं के गुणों को वो बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, इसीलिए इन पर ज़्यादा विश्वास या फिर ये नहीं कह सकते हाँ इन पे हम आंख बंद करके विश्वास कर ले, नहीं, सारे स्रोतों के बाद इनको देखा जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ऐतिहासिक ग्रंथों और कविताएं। अगर हम ऐतिहासिक ग्रंथों और कविताओं की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे गुर्जर शब्दों का सबसे पहला उल्लेख बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्ष चरित्र में मिलता है। यानी अगर हम गुर्जर की बात करें तो गुर्जर जो शब्द है उसका जो उल्लेख मिला है वो बाणभट्ट की जो हर्ष चरित्र है उसमें देखने को मिलता है। इसमें उल्लेख है कि प्रभाकर वर्धन हर्ष के पिता ने हूणों के साथ मिलकर गुर्जरों को हराया था। यानी प्रभाकर वर्धन जो थे जो हर्ष के पिता थे, हूणों के साथ में मिलकर गुर्जरों को हराया था, जब भी हमें गुर्जर जो शब्द है वो मिला था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्र बरसाई द्वारा लिखी गई है या रचित है। यह ग्रंथ पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करता है। यानी ये जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, ये पृथ्वीराज चौहान जो थे उनकी जो वीरता है उसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे
इसमें राजपूतों की 4 वंशों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई गई है, जिन्हें अग्निकुंड राजपूत कहा जाता है। यानी इन्होंने बताया कि जो राजपूत है, उनके जो 4 वंश हैं, उनकी जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से की गई है, इसीलिए उन्हें अग्निकुंड राजपूत भी कहा जाता है। यह ग्रंथ 36 राजपूत वंशों का वर्णन करता है। यानी इस ग्रंथ में 36 जो राजपूत हैं उनके बारे में पता चलता है। कुमारपाली चरित्र, वर्ण रत्नाकर और राजतरंगिणी, इस ग्रंथों में ये भी 36 राजपूत वंशों का उल्लेख है। यानी ये जो ग्रंथ है इनमें भी 36 जो राजपूत हैं उनके बारे में बताया गया है। पृथ्वीराज विजय कवि जैन द्वारा रचित है। यह ग्रंथ पृथ्वीराज तृतीय के शासन का विवरण करती है। यानी ये जो ग्रंथ है ये पृथ्वीराज जो तृतीय हैं उनके बारे में बताती है। नेक्स्ट है हमारा हमीर महाकाव्य, नंदन सरी द्वारा रचित है। यानी जो हमीर महाकाव्य है ये नंदन सरी द्वारा रचित है और इसमें उल्लेख किया गया है कि चौहान राजपूत सूर्यवंश से संबंधित है। यानी जो चौहान राजपूत है वो उनका जो संबंध है वो सूर्यवंश से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे अल्लाखंड और पृथ्वीराज सहयोगिता की लोक कथाएं। इसमें आप लिखेंगे यह मौखिक परंपराओं के रूप में उत्तर भारत और बुंदेलखंड में प्रचलित है। यानी ये जो चीज़ें हैं ये जो कहानियां हैं ये एक तो रिटर्न नहीं है, ये मौखिक है और ये उत्तर भारत और बुंदेलखंड में बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। यह लोक कथाएं चौहान और राठौर वंश के इतिहास को जोड़ती हैं। यानी ये जो लोक कथाएं ये चौहान और जो राठौर वंश है उनसे जोड़ते हुए हमें दिखाई देती हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे साहित्यिक साक्ष्यों की सीमाएं। जो हमारे साहित्यिक साक्ष्य होते हैं इनकी क्या क्या सीमाएं होती हैं। तो पहली सीमा आप लिखेंगे चरण साहित्य और खाद्यान्त ग्रंथों में राजाओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की प्रस्तुति की जाती है। यानी बढ़ा चढ़ाकर ही इन दोनों में बताया जाता है राजा के बारे में, चाहे वो उस लायक हो या ना हो। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसमें अधिकतर राजाओं के संरक्षण में लिखा गया, जिससे निष्पक्षता की कमी होती है, क्योंकि कोई भी राजा भाई अपने बारे में थोड़ी ना बुरा लिख पाएगा, जिसकी वजह से जो रियलिटी होती है, जो सच्चाई होती है वो कहीं ना कहीं छुप जाती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे हालांकि यह ग्रंथ राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृश्य को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि राजा अपनी राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो दृश्य होता है उसको भी इसके अंदर लिखवाता था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आगे चलेंगे। राजपूत शब्द की परिभाषा, यानी जो राजपूत शब्द है उसकी क्या परिभाषा है। इसमें आप लिखेंगे राजपूत शब्द का अर्थ और उसकी उत्पत्ति को समझना, राजपूतों के इतिहास और उसकी सामाजिक राजनीतिक पहचान को समझने के लिए आवश्यक है। यह शब्द एक विशेष शासन और सैन्य वंश का प्रतिनिधित्व करता है जो मुख्य रूप से क्षत्रिय वर्ण से संबंधित था। आइए इस शब्द की परिभाषा और इसके ऐतिहासिक संदर्भों को विस्तार से समझें, क्योंकि ये जो है ये एक तरह से क्षत्रिय वर्ण जो है उससे संबंधित था राजपूत। किस तरह से, चलिए देखते हैं राजपूत शब्द की उत्पत्ति और अर्थ। तो पहले हम देखेंगे शाब्दिक अर्थ, यानी जो राजपूत है उसका क्या क्या अर्थ होता है। तो इसमें आप देखेंगे राजपूत शब्द राजपुत्र यानी राजा का पुत्र शब्द से एक भ्रष्ट रूप प्रतीत होता है। यानी ऐसा लगता है कि जो राजपूत शब्द है वो राजपुत्र से बना हो, यानी राजा का पुत्र जो कि भ्रष्ट हो चुका है, या ये कहें जो कि गलत प्रोनाउंस हुआ होगा कभी ना कभी। इसका अर्थ है एक शासन वर्ग जो राजा के वंश होने के दावा करता है। इसका अर्थ ये निकलता है कि एक वंश ऐसा जो राजा का वंश होने का दावा करे वही राजपूत कहलाता है, यानी राजा का पुत्र या ये कहें राजा का पुत्र। ठीक है, अब हम देखेंगे ऐतिहासिक संदर्भ। ऐतिहासिक संदर्भ में आप लिखेंगे यह शब्द मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी भारत में उभरे एक विशेष योद्धा वर्ग के लिए प्रस्तुत होता है। यानी अगर हम ऐतिहासिक रूप में देखें तो उत्तर पश्चिमी जो भारत है वहाँ पर एक विशेष योद्धा वर्ग के लिए इसे यूज किया जाता है। यह वर्ग 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच उभरा और धीरे धीरे अपने राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आधार को मजबूत किया। यानी ये जो वर्ग है ये 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच उभरा था और धीरे धीरे इसने राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो मजबूती है वो हासिल की थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजपूतों को आक्रमणकारियों से अपने राज्य और मातृभूमि की रक्षा करने वाले योद्धा के रूप में जाना जाता है। यानी ये जो है ये अपनी मातृभूमि जो है उसकी रक्षा करते थे बहुत ज़्यादा, इसीलिए इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजपूतों की सामाजिक पहचान। राजपूतों की जो हमारी सामाजिक पहचान है वो क्या है। पहला हम देखेंगे मिश्रित जाति का सिद्धांत। इनका क्या मिश्रित जाति का सिद्धांत है। इसमें आप लिखेंगे प्रारंभिक अध्ययनों में राजपूतों को एक मिश्रित और अशुद्ध जाति के रूप में माना गया जो विभिन्न जनजातियों और जातियों के
समामिलन का परिणाम है। यानी ऐसा माना जाता है कि इनकी कोई निश्चित जाति नहीं थी, वो बहुत सारी जाति या जनजातियों के एक मिश्रित रूप माने जाते हैं। हालांकि सभी विद्वान इस सिद्धांत से सहमत नहीं है, क्योंकि हर विद्वान का अपना अलग मत होता है, अपनी अलग चीज़ें होती हैं, तो सभी इससे सहमत नहीं है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे उच्चतर क्षत्रिय का सिद्धांत। इसमें आप लिखेंगे CV बियर जैसे विद्वानों का मानना है कि राजपूत शब्द का अर्थ एक उच्चतर क्षत्रिय है। यानी इनका मानना है कि जो राजपूत शब्द है उसका अर्थ है कि एक उच्चतम क्षत्रिय वही राजपूत कहलाता है। यह नेक्स्ट आप में लिखेंगे यह शब्द किसी विशिष्ट क्षेत्र में लोगों के लिए प्रस्तुत हुआ और समय के साथ इसने एक क्षेत्रीय पहचान हासिल कर ली। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्षेत्रीय पहचान। इसमें आप लिखेंगे राजपूतों के क्षेत्र को राजपूताना के नाम से जाना जाता है। यानी जहाँ राजपूतों का शासन हो उसे राजपूताना कहा जाता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे यह क्षेत्र मुख्य रूप से उत्तर और पश्चिमी भारत में फैला हुआ है। यानी उत्तर और पश्चिमी भारत में राजपूताना मौजूद है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजपूतों की योद्धा छवि। यानी जो राजपूत हैं उनकी जो योद्धा छवि है उसमें हम देखेंगे यात्रा वृतांतों में उल्लेख। यात्रा वृतांतों में क्या उल्लेख मिलता है? यात्रा वृतांतों में राजपूतों को मूल रूप से उनके योद्धा गुणों के लिए जाना जाता है। यानी ऐसा माना जाता है जो राजपूत होते हैं वो बहुत ज़्यादा योद्धा होते हैं। नेक्स्ट अब आप इसमें लिखेंगे फ्रांसीसी यात्री जीन बैप्टिस्ट टेवेनियर ने कहा कि राजपूत एकमात्र मूर्ति पूजक हैं जो बहादुर हैं और हथियार प्रयोग करने के पेशे से जुड़े हैं। यानी इनका मानना है कि राजपूत एक ऐसे मूर्ति पूजक हैं जो बहादुर हैं और साथ ही साथ वो जो हैं वो एकमात्र ऐसे हैं जिन्हें हथियार प्रयोग करना आता है। हम देखेंगे शासन वर्ग के रूप में पहचान। अगर हम शासन वर्ग के रूप में पहचान देखें तो BD उपाध्याय के अनुसार प्रारंभिक मध्ययुगीन काल तक राजपूत शब्द क्षत्रिय शब्द से संबंधित शासकों की स्थिति का प्रतीक था। यानी जो राजपूत शब्द है वो उसे हम क्षत्रिय शब्द से जोड़कर देखते थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शिलालेखों से प्राप्त उदाहरणों के अनुसार क्षत्रिय अन्य व्यवसाय जैसे सूत्रधार या वाणिक के लिए भी प्रस्तुत होता है, लेकिन बाद में यह शब्द विशेष रूप से शासक वर्ग के लिए प्रयोग होने लगा। यानी कुछ शिलालेखों से हमें पता चला है जो क्षत्रिय शब्द है वो सूत्रधार या फिर जो वर्णिक होते थे उनके लिए भी क्षत्रिय शब्द यूज होता था, लेकिन बाद में आगे चल के मेनली ये जो वर्ड है क्षत्रिय ये राजाओं या फिर जो शासक होते हैं उनके लिए प्रयोग होने लगा था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजपूतीकरण की प्रक्रिया। राजपूतीकरण की प्रक्रिया में आप लिखेंगे शब्दों के रूपांतरण किस तरह से। इसमें आप लिखेंगे राणा, राणक और राउत जैसे शब्दों के रूपांतरण हमें कृषि के विस्तार और एक भू अभिजात वर्ग के विकास को समझने में मदद करते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे इन शब्दों ने विभिन्न क्षेत्रों में राजपूतारण की प्रक्रिया को बढ़ा दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे भू अभिजात वर्ग का विकास किस तरह से भू अभिजात वर्ग का विकास हुआ। इसमें आप लिखेंगे राजपूतों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने शासन और सांस्कृतिक प्रभाव को फैला दिया या अपने जो सांस्कृतिक प्रभाव है उसको बढ़ा दिया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इस प्रक्रिया ने उन्हें एक शक्तिशाली भू अभिजात वर्ग के रूप में स्थापित कर दिया, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और भू अभिजात वर्ग बन गए थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राजपूतों के उत्पत्ति का मूल सिद्धांत स्वदेशी और विदेशी। अब ये जो टॉपिक है ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन फॉर मोर कनेक्टिविटी आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आप इन सभी नोट्स की सेल्फ स्टडी करना चाहें तो आप हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DU को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इन सभी जो नोट्स हैं इन सभी को सेल्फ रीड आउट कर सकते हैं। आप वीडियो को लाइक करना एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।